हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइडेंस प्रोग्राम में। आज हम गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र में विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी के विषय वस्तु की चर्चा करेंगे। विषय वस्तु को समझने से पहले इसके साथ साथ हम कुछ अन्य चीज़ों की भी चर्चा कर लें, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, गाइडेंस प्रोग्राम में हम प्रीवियस ईयर प्री और मेंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका भी यहाँ पर अध्ययन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं मूलतः, जिनके आधार पर समझने की कोशिश ये होती है कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या आधार होता है। इसके साथ साथ ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो प्रश्नों की प्रकृति को समझते हैं और उसके पश्चात आपको ये भी बताया जाता है कि आप इस प्रकृति के आधार पर कैसे अध्ययन करें। अध्ययन कहाँ से करेंगे, इसके स्रोतों की चर्चा की जाएगी और एट द लास्ट आपको क्या करना है वो भी बताया जाएगा। तो आज हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय वस्तु को समझने से। सबसे पहले जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विषय वस्तु है, यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 3 में यहाँ पर सिर्फ 3 लाइनों में व्याख्यायित किया गया है। इन 3 लाइनों में जो पहली लाइन वो व्याख्यायित करते हैं, कहते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, अनुप्रयोग और दैनिक जीवन पर प्रभाव। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्तमान समय में साइंस एंड टेक के क्षेत्र में जो भी नए डेवलपमेंट हुई हैं, उन नए डेवलपमेंट का वर्तमान समय में जब हम प्रयोग करते हैं, मानव प्रयोग करता है, चाहे वो किसान हो, चाहे एक आम नागरिक हो, चाहे वो उद्योगों में प्रयोग हो रहा हो, तो उसके क्या प्रभाव दिखाई देते हैं, उसका प्रयोग किस तरीके से किया गया, क्या वो सफल रहा या असफल रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं कृषि के क्षेत्रों में बीटी बैगन को लेकर, जीएम सरसों को लेकर हमेशा चर्चा का विषय है। खोज जरूर की है जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, लेकिन उसका क्या हो रहा है, वर्तमान दैनिक जीवन में प्रयोग हो रहा है। तो अच्छा या बुरा, कितना अच्छा, क्या बदलाव लेकर आया, तो उन सभी चीजों को लेकर हम चर्चा करते हैं किसमें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। इसके अलावा रोगों की चर्चा इसी के अंतर्गत करते हैं, मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करते हैं, विभिन्न प्रकार की चीजों को लेकर। तो यहाँ पर ये सभी डेवलपमेंट को लेकर हम चर्चा करते हैं टॉपिक 1 में। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनकी अगर आप प्रकृति देखें, प्री और मेंस में कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। प्री की बात करता हूं तो 2015-16 में 2 क्वेश्चन हैं, 17 में 6 क्वेश्चन है, 18 में 3 क्वेश्चन और 19 में यहाँ पर 4 क्वेश्चन हैं। और इस लिहाज से प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता हुआ दिखाई देता है, जहां पर मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। दूसरा, हर वर्ष पूछे गए, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देता है प्री के लिए। तो इस लिहाज से यहाँ पर यह टॉपिक बहुत अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। उसी तरीके से मेंस के लिए भी देखते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेंस में 2015, 16, 17, 18, 19 में से एक भी क्वेश्चन यहां पर नहीं पूछा गया। अर्थात जो पूछने का तरीका है वो सिर्फ प्री ओरिएंटेड ही ज्यादा है, मेंस ओरिएंटेड यहां पर बनता हुआ ज्यादा क्वेश्चन दिखाई नहीं देते हैं। दूसरे टॉपिक को समझते हैं। दूसरा लिखा हुआ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां और देशज रूपों में विकास प्रौद्योगिकी। अर्थात भारतीय वैज्ञानिकों और भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा खोज की हुई नई तकनीकों और विज्ञान प्रौद्योगिकी की चीजों की चर्चा करनी है। तो यहां पर क्या करना है, भारतीय जो भी वैज्ञानिक रहे हैं, जैसे कि आपके स्वामीनाथन हैं या विश्वेश्वरैया हैं, होमी जहांगीर भाभा हैं, आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, तो ऐसे जो भी क्षेत्र हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में जानना आपको जरूरी है और उनके द्वारा क्या योगदान दिया गया है उनके बारे में जानना भी जरूरी है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, प्री में 2016 में 15 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 16, 17, 18 और 19 में एक एक क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। उसी तरीके से अगर हम 2015, 16, 17 में देखें, मेंस में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन 18 और 19 में यहाँ पर मेंस का एक क्वेश्चन बनता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पर कभी प्री में और कभी मेंस में यहाँ पर बनता हुआ क्वेश्चन दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि कारण भी आपको पता है, भारत में भारतीय वैज्ञानिकों के शोध संस्थान अनुसंधान को लेकर बहुत ज़्यादा कोई रुचि नहीं दिखाई गई है। हाँ, हाल फिलहाल ये बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और इस लिहाज से ये प्रश्न आपको यहाँ पर इससे सीमित होते हैं। इसके बाद उन्होंने तीसरी लाइन में कई सारे शब्दों को लिखा है, जैसे कि सूचना, संचार, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स और बौद्धिक संपदा अधिकार। तो यहाँ पर इन सारे टॉपिक्स में को मैंने अलग अलग लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर हर टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं हर एक टॉपिक में कितने कितने क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अर्थात जिसके माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान होता है, संदेश कैसे आदान प्रदान होता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें प्रयोग की जा रही है, क्या इसमें सहयोग हो रहा है, क्या समस्याएं हैं, इत्यादि संबंधित कई तरीके की चीज़ों को समझना होता है। यहाँ पर पहले प्री को समझते हैं। 2015, 16 और 17 में 2-2 क्वेश्चन यहाँ पर प्री में बनते हुए दिखाई देते हैं इस टॉपिक से। 18 में यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछे गए और 19 में फिर यहाँ पर 1 क्वेश्चन पूछा गया।
तो अगर हम देखें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से प्रतिवर्ष यहाँ पर प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंस है कि आपको इसका अध्ययन करना होगा। क्या मेंस में भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है? मेंस में यहाँ पर देखें सिर्फ 2 क्वेश्चन है 2015 में, लेकिन 16, 17, 18, 19 में एक भी क्वेश्चन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई टॉपिक आप छोड़ दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको प्री में हर साल क्वेश्चन पूछे और कई बार 6 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो इसलिए हमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को बहुत अच्छे से प्रयोग करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके संबंधित जो भी डेवलपमेंट हुई है उस पर ध्यान देना है। इसके बाद टॉपिक आता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक देखें तो प्री के लिहाज से अंतरिक्ष का मतलब आप जानते ही हैं, इसरो जैसी संस्थाएं भी इसके अंतर्गत हैं। इसरो के द्वारा जो भी यहाँ पर रॉकेट्स प्रयोग किए जाते हैं, जो भी यहाँ पर अंतरिक्ष प्रक्षेपण संबंधी कक्षाएं हैं, कौन कौन किस तरीके के उपग्रह होते हैं, उनकी क्या वहाँ पर सेवाएं कैसे प्रदान करते हैं, अंतरिक्ष संबंधी समस्याएं क्या हैं, अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रम क्या क्या हैं, तो उससे सभी चीज़ों की चर्चा वहाँ पर हम करते हैं। प्री की बात करते हैं यहाँ पर 15 में 1 क्वेश्चन है, 16 में 3 क्वेश्चन है, 17 में 2 क्वेश्चन है, 18 में 2 क्वेश्चन है और 19 में 1 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर देखें तो प्रतिवर्ष यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनता हुआ दिखाई देता है। मिनिमम 1 और मैक्सिमम यहाँ पर 3 क्वेश्चन प्री में पूछे गए हैं। क्या मेंस में जरूरी है? 15 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 16, 17 में आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 18 में फिर एक भी क्वेश्चन है, 19 में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेंस में भी ऑन एन एवरेज आपको कम से कम हर दूसरे साल यहाँ पर एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है। इस लिहाज से आपको प्री और मेंस को अगर सम्मिलित रूप से अगर देखें तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको प्री और मेंस दोनों के टॉपिक्स आपको बनते हैं, क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद कंप्यूटर रोबोटिक्स के यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कारण क्या है कि कंप्यूटर के और रोबोटिक्स के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा या वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अभी बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोध अनुसंधान भी नहीं होते, ना ही संस्थाएं हैं वहाँ पर इन क्षेत्रों को लेकर, और इसलिए यहाँ पर ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती है और ना ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसका आप देख सकते हैं प्री में 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मेंस की भी बात कर लीजिए तो 15 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 16, 17, 18, 19 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अर्थात पिछले 5 साल में प्री और मेंस मिलाकर दोनों को मिलाकर सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पर इस टॉपिक से बनता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। इसके बाद आता है नैनो प्रौद्योगिकी को लेकर। नैनो प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है कि ऐसी तकनीक जिसमें बहुत सारी चीज़ों की जो नॉलेज होती है वो कम से कम छोटे से छोटे आकार में संग्रहित करने की क्षमता को विकसित करना। तो इसको लेकर जो भी डेवलपमेंट हुई है, विकास हुई हैं, तकनीकी हुई हैं, शोध अनुसंधान हुए हैं, खोजें हुई हैं, उनकी यहाँ पर चर्चा संबंधित यहाँ पर कार्यक्रमों इत्यादि को लेकर, संगठनों को लेकर हम पढ़ते हैं। नैनो प्रौद्योगिकी के क्वेश्चंस को अगर हम देखें पिछले 5 सालों में कितने क्वेश्चन प्री में आए हैं, तो यहाँ पर नैनो प्रौद्योगिकी में 2015 में एक क्वेश्चन है, 16, 17 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 18 में फिर से एक क्वेश्चन है, 19 में यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑन एन एवरेज 1 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। मेंस के लिहाज से भी देख लेते हैं, मेंस में 0 है, 15 में, 16 में 1 है, 17, 18, 19 में एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है। कारण क्या है कि अभी इस क्षेत्र में भी हम, क्योंकि ये एक भविष्योन्मुखी नीतियां हैं, इन फ्यूचर इसके लिए क्षेत्र में भी बहुत सारा काम करना है, क्योंकि यहाँ पर जितने बड़े संसाधन विकसित हो रहे हैं, जितनी बड़ी चीज़ें हैं, जितने बड़े डाटा यहाँ पर हो रहा है, उतनी बड़ी डाटा को सेव करने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। तभी इस क्षेत्र में काफ़ी अनुसंधान और शोध करना बाकी है और ये अभी एक डेवलपमेंट के क्षेत्र में है, इसलिए अभी यहाँ पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी और इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन तो कम बनते हैं, लेकिन इन फ्यूचर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए इस पर नज़र रखनी है, लगातार इन चीज़ों के डेवलपमेंट के बारे में आपको जानकारी लेनी है। इसके बाद अगर हम बात करें जैव प्रौद्योगिकी की, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं। देखिए जैव प्रौद्योगिकी का जो क्वेश्चन है प्री में अगर हम देखें तो 2 क्वेश्चन है, 15 में, 16 में 2 क्वेश्चन है, 17 में 1 क्वेश्चन है, 18 में 1 क्वेश्चन है, 19 में 3 क्वेश्चन है। मेंस में देखें तो 15 में एक भी नहीं है, 16 में एक भी नहीं है, 17, 18, 19 में एक क्वेश्चन है। तो प्री और मेंस दोनों के लिहाज से यहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको लगातार बनते हुए दिखाई दें। जैव प्रौद्योगिकी है क्या? जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मानव से संबंधित, पशुओं से संबंधित जो भी तकनीकें हैं, कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, रोग हैं और उनसे संबंधित जो नई चीज़ें डेवलप हुई हैं, चाहे कृषि को लेकर, चाहे विकास को लेकर, चाहे मानव संबंधित रोगों के निजात को लेकर, चाहे बेबी क्लोनिंग को लेकर, यहाँ पर सब चीज़ों को लेकर मानव संबंधित जैव अर्थात जीवों से संबंधित किसी प्रकार की नए खोज और अनुसंधान और शोधों और संगठनों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके बाद आता है ऊर्जा प्रौद्योगिकी।
ऊर्जा प्रौद्योगिकी वर्तमान में आप देख सकते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को लेकर काफ़ी निर्भर है दूसरे देशों पर, इसलिए लेकिन यहाँ पर हम सभी की ऊर्जा उपभोक्ता जो होती है क्षमता लगातार बढ़ रही है। विकास के अवसर हमें सुनिश्चित करने हैं और अर्थव्यवस्था को भी गति देनी है, और इसके लिए सबसे जो ज़रूरी पहलू है वह ऊर्जा को सुनिश्चित करना। तो इस लिहाज से हम किस तरीके से कौन सी प्रौद्योगिकी को अपना सकते हैं, कौन सी ज़्यादा बेहतर हो सकती है, किस तरीके से हम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या काम हो रहा है, प्रयास हो रहे हैं, उनकी चर्चा करते हैं इस ऊर्जा प्रौद्योगिकी में। क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2015 में 1 है, 16 में 2 है, 17 में 1 है, 18 में 1 है, 19 में 2 क्वेश्चन है। तो प्री में हर वर्ष यहाँ पर 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेंस के लिहाज से भी यहाँ पर 15 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 16, 17, 18 में एक क्वेश्चन लगातार पूछा गया, 19 में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा गया। तो प्री और मेंस दोनों के लिहाज से ऊर्जा प्रौद्योगिकी भी आपका टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है बौद्धिक संपदा अधिकार, अर्थात आपके द्वारा रचनात्मक तौर पर, क्रियात्मक तौर पर जो भी नई चीजें डेवलप हुई हैं, खोज की हैं, रचना की है, उसको किस तरीके से आपको संरक्षित किया जा सके, उससे संबंधित पेटेंट, कॉपीराइट, सरकारी प्रयास, कानून इत्यादि चीजों की चर्चा की जाती है इसमें। और यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन तो प्री में 1 है, 16 में 2 है, 17 में 1 क्वेश्चन है, 18 में 0 है और 19 में 1 क्वेश्चन यहाँ पर प्री से बनते हैं। मेंस की भी बात कर लेते हैं तो 15 में 1 क्वेश्चन है, 16, 17, 18 में एक भी क्वेश्चन नहीं है और 19 में आपको 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो इस लिहाज से यदि हम बात करें कि साइंस एंड टेक का हर एक क्षेत्र में आपको किसी न किसी वर्ष कोई ना कुछ क्वेश्चन आपको चाहे प्री हो या मेंस हो पूछा जरूर गया है, और इसमें सभी टॉपिक्स ऐसे हैं जो 2015 से 2020 के दौरान आपके क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, ये अलग बात है, कुछ इंपॉर्टेंट है तो कुछ कम इंपॉर्टेंट है, किसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किसी से कम क्वेश्चन आते हैं। यदि मैं कहूँ कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो वहाँ पर हम प्रश्नों की आने की स्थितियों के आधार पर चर्चा करें तो देखें तो सूचना एवं संचार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, विकास अनुप्रयोग, दैनिक जीवन प्रभाव, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और ऊर्जा प्रौद्योगिकी के जो क्वेश्चन अगर आपको देखें तो यहाँ पर ये 5 टॉपिक जो हैं लगातार आपको वहाँ पर क्वेश्चन प्री में और मेंस में हर वर्ष यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं, और इस लिहाज से आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल फिलहाल के समय की स्थितियों में बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर भी क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देते हैं, साथ ही यहाँ पर विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों द्वारा प्रयोगों को लेकर भी चर्चा पूछे। तो इस तरीके से बाकी सब तो बनते हैं, लेकिन 5 टॉपिक विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और ऊर्जा प्रौद्योगिकी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। अब चलिए बात करते हैं टोटल कितना यहाँ पर डिमांड है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्री में और मेंस में यहाँ पर कितने क्वेश्चन पेपर के लिहाज से आते हैं। तो जीएस में अगर हम बात करें प्री के, जहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 क्वेश्चन में कितना परसेंटेज आपका साइंस एंड टेक का होता है। 15 में 10 क्वेश्चन थे, 16 में 12 हो गए, 17 में 14 हो गए, 18 में 14 ही रहे, 19 में 15 हो गए। तो अगर हम देखें 2015 में 10 थे और 2020 में आते आते ये 15 क्वेश्चन तक आंकड़ा पहुंच गया है, और इन फ्यूचर हो सकता है ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो जाए। कारण क्या है? कारण यह है कि पिछले 5 से 10 सालों में हमने साइंस एंड टेक के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग किए हैं, बहुत सारे सफल प्रयोग रहे हैं, और हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में साइंस एंड टेक के क्षेत्र में कई सारे मुकाम हासिल किए हैं। न सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए बल्कि यहाँ पर क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भी हमने अपना कह सकते हैं साइंस एंड टेक के क्षेत्र में जो प्रगति की है उसके वैश्विक तौर पर वहाँ पर सराहना मिली है, और इस कारण से यहाँ पर इसका लगातार भूमिका जो है प्री में बढ़ी हुई आपको दिखाई देती है। ये 10 से 15 तक पहुँच चुका है। मेंस में भी अपने टॉपिक्स जो होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर इससे अच्छे खासे हैं। देखिए 2015 में 4 क्वेश्चन हैं, 16, 17 और 18 में 3-3 क्वेश्चन है, 19 में यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, अर्थात मिनिमम 3 तो आएगा ही आएगा, मैक्सिमम आपको 4 भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो इस लिहाज से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के टॉपिक्स को हमने यहाँ पर देख लिया, टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना होता है उसको समझा, और उस आधार पर यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनते हैं प्री में और मेंस में। अब आता है सर कि यहाँ पर ये सारी चीजें तो हो गई, अब यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन की प्रकृति कैसी रही, अर्थात पूछा क्या क्या गया है, अर्थात ये तो टॉपिक है लेकिन इन टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछता क्या है, किस तरीके का पूछता है, अर्थात प्रश्न की प्रकृति कैसी है। देखिए तो मैंने यहाँ पर विश्लेषण कर दिया है कि आपको लिख दिया है कि यहाँ पर प्रश्न और उनके एग्जाम्पल यहाँ पर कैसे पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके कि यहाँ पर प्रश्नों की प्रकृति कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं कि वैज्ञानिक, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वैज्ञानिक योगदानों को लेकर चर्चा करता हुआ क्वेश्चन है इस टॉपिक को लेकर, जो दूसरा टॉपिक आपका लिखा हुआ है। इसमें पूछा गया था स्वामीनाथन जी के, विश्वेश्वरैया के बारे में और बोस आइंस्टीन के बारे में, इनके द्वारा जो भी कह सकते हैं खोज की गई थी या प्रयोग किए गए थे, उनको लेकर यहाँ पर आपको क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं। इसी तरीके से वैज्ञानिक योगदानों के अतिरिक्त विस्तार क्षेत्रों को लेकर चर्चा करता हुआ क्वेश्चन है, जैसे कि भारत का नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के विस्तार को लेकर चर्चा कीजिए,
क्या अब भारत को, हमने जैसे कहा भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, तो इसके लिए हम नाभिकीय ऊर्जा एक अच्छा स्रोत हो सकता है। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है, उसको किस तरीके से विस्तार देना चाहिए, उसको लेकर कार्यक्रम क्या होना चाहिए, उसको विस्तार पूर्वक चर्चा करता हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह जैव प्रौद्योगिकी में बायोफार्मा सेक्टर को किस तरीके से वहां पर विस्तार किया जाना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसके लाभ क्या हैं, उनकी चर्चा हुआ करता हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ भविष्योन्मुखी कार्यक्रमों पर आधारित भी प्रश्न है। भविष्योन्मुखी अर्थात जो हाल फिलहाल नहीं है लेकिन हमें ये पाना है और इसके लेकर प्रयास चल रहे हैं, जैसे कि भारत का स्वयं का अंतरिक्ष केंद्र, जैसे कि आपको पता है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसी तरीके से भारत भी अपना स्वयं का अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना चाहता है। क्यों करना चाहता है, इसके क्या लाभ होंगे, उसको लेकर पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह से IRNSS कार्यक्रम अर्थात जिसके अंतर्गत भारत अपना स्वयं का GPS सिस्टम निर्मित करने जा रहा है, क्यों करेगा, किस प्रदेश करेगा, कैसे करेगा, ये भी एक अपना एक भविष्योन्मुखी कार्यक्रम है, तो उसको लेकर पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरीके से देखें तो भविष्योन्मुखी कार्यक्रमों को लेकर भी क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अतिरिक्त विज्ञान के महत्व, विज्ञान का जो महत्व है जीवन पर कैसे है, मानव पर कैसे प्रभावित करता है, इसको भी क्वेश्चन का आधार बनाया गया है। इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी का किसानों के मानक जीवन स्तर में सुधार को लेकर क्या प्रभाव रहा है। दूसरा प्रश्न है निषेधात्मक श्रम में रोबोटिक्स के प्रयोगों की चर्चा करता हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसी समस्याएं अर्थात ऐसे उद्योग जैसे कि आप केमिकल फैक्ट्रीज हैं, अभी आंध्र प्रदेश में आपने सुना होगा कि केमिकल लीक हो गई है, गैस की घटना, तो वहां पर उसके कारण कुछ लोगों की यहां पर डेथ हो गई है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां पर मानव जीवन को खतरा होता है, ऐसे क्षेत्रों में हम रोबोटिक्स का प्रयोग कर सकते हैं क्या, और कर सकते हैं तो इससे क्या लाभ और नुकसान है, सारी चीजों को लेकर पूछता हुआ प्रश्न है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है सरकारी प्रयासों को लेकर चर्चा करता हुआ क्वेश्चन है, जैसे कि वर्तमान समय में भारतीयों के द्वारा और कह सकते हैं पिछले भी समय में प्राचीन काल से वर्तमान तक हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ों की खोज की है लेकिन कभी उसको पेटेंट नहीं करा है, वो उसका कहीं वर्णन है भी तो उसको हमने कभी बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किए। और हमने हाल फिलहाल देखा है कई सारे विदेशी लोग वहाँ भारत आते हैं और यहीं के ज्ञान को लेकर जाते हैं और उसको वहाँ पर पेटेंट करा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, पेटेंट आपको पता है जिसका पेटेंट होगा वही वहाँ पर उत्पादन कर सकता है, वही साथ ही वहाँ पर उसको बेच सकता है, रॉयल्टी इत्यादि उसको मिलेगी, कॉपीराइट का उल्लंघन करने पर वो वहाँ पर उस पर जुर्माना इत्यादि जो भी पैसा लगेगा वो भी उसको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार द्वारा पेटेंट सुरक्षा कानून क्या बनाए गए हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी वहाँ पर चर्चा करता हुआ भी क्वेश्चन आपको मिलता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में सुरक्षा को लेकर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हर चीज़ें ऑनलाइन हैं, हर चीज़ें इंटरनेट पर हैं, और ऐसे क्षेत्र में खासकर सार्वजनिक डाटा अर्थात सरकार के जो डाटा हैं उनका वहाँ पर लीक होना सुनिश्चित ना हो, अपने पास कह सकते हैं कि सुनिश्चित ऐसा ना हो कि लीक हो जाए, इसको लेकर आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा भी क्वेश्चन है कि स्वसंस्थागत मशीन आधारित होस्टिंग प्रणाली के माध्यम से भारत स्वयं के सार्वजनिक डाटा को किस तरीके से सुरक्षित बना सकता है, तो इसको लेकर ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे गए हैं। इसके अलावा समालोचनात्मक मूल्यांकन अर्थात ऐसे विषय वस्तु जिन पर अन्य देशों ने काम कर लिया है, भारत ने भी काम किया हुआ है लेकिन वहां पर पर्टिकुलर किसी क्षेत्र को लेकर बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं किए। जैसे क्वेश्चन आपको पता है कि भारत ने जैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में चंद्रयान, मंगलयान जैसे मिशन तो किए हैं लेकिन ये मानव रहित यहाँ पर मिशन रहे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया भारत ने अभी तक मानव सहित अंतरिक्ष अभियानों को क्यों यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रयास नहीं किए हैं, तो इसका समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो आपको भी हाल फिलहाल पता है भारत का गगनयान मिशन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, तो उसको लेकर वो भी प्रयास वहाँ पर प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन अभी तक जब ये प्रश्न पूछा गया तब तक नहीं किया गया था। तो ऐसी चीज़ें जो अभी हद तक हमने नहीं की हैं साइंस सेंटर के क्षेत्र में, तो उससे समालोचनात्मक क्वेश्चन करता हुआ भी वहाँ पर प्रश्न है। तो प्रश्नों की प्रकृति बहुत अलग है, चाहे वो मानव जीवन पर प्रभाव है, चाहे सरकारी प्रयास हो, चाहे वहाँ पर आपका भविष्योन्मुखी योजनाएं हों, चाहे हमने ऐसे क्षेत्र में कुछ हासिल न किया हो तो उसको लेकर आलोचना करनी हो, चाहे किसी चीज़ का विस्तार करना हो, चाहे वैज्ञानिकों का योगदान करता हुआ क्वेश्चन हो, यहाँ पर क्वेश्चन की प्रकृति बहुत अलग अलग तरीके से पूछी गई है। तो अब इस आधार पर आपके अध्ययन के पढ़ने की रणनीति क्या होगी। तो अध्ययन करने से पहले आपके पास स्रोत क्या होना चाहिए उसकी जानकारी कर लेते हैं।
देखिए सबसे पहले तो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट आपके साइंस का क्लियर होने चाहिए। आपको बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री और बेसिक बायो आना चाहिए, और इसके लिए आप एनसीईआरटी कवरअप जरूर करिएगा। अर्थात मानव होता क्या है, मानव के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके का रोग होता है, कैसे होता है, जीवाणु क्या होते हैं, विषाणु क्या होते हैं, ऊतक क्या होता है, कोशिकाएं क्या होती हैं, और इसके अलावा मानव संबंधी रोग क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक बेसिक बायो का कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से बेसिक फिजिक्स पता होनी चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, किस तरीके से लागू होता है, किस पर लागू होता है। तो जो बेसिक फिजिक्स, बल क्या होते हैं, ऊर्जा क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती है, ये सारी चीज़ों को लेकर हम एक चर्चा करता हुआ वहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। इसी तरह केमिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि कार्बनिक रसायन क्या होते हैं, कार्बनिक रसायन क्या होते हैं, वहाँ पर बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल्स क्या होते हैं, तो इन सारी चीज़ तत्व क्या होते हैं, उनका क्या रिएक्शंस होते हैं। तो इस तरीके का आपकी बेसिक केमिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए। खासकर दो चीज़ें बहुत पता होनी चाहिए, वो आपका बायो और फिजिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो टॉपिक हैं वो बायो और फिजिक्स पर ही ज़्यादा डिपेंड करती हैं। केमिस्ट्री का उतना बड़ा रोल यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन बायो और फिजिक्स आपकी यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी ले सकते हैं। आपकी 6 से 10 तक की आप पढ़ लेंगे तो आपका सफिशिएंट होगा, या 8 to 10 तक की आप फिजिक्स और बायो पढ़ लेंगे तो वहाँ पर आपके लिए सफिशिएंट है। या फिर अगर आप वो नहीं कवर अप कर पा रहे हैं, एनसीईआरटी आपके पास उपलब्ध नहीं, तो परीक्षा वाणी की बुक आती है, एक आती है भौतिक एवं रासायनिक और एक आती है बायो की आती है। इन दोनों को ले लीजिए, दोनों के माध्यम से आपका यहाँ पर कवर अप हो जाएगी बेसिक साइंस। इसके अलावा लूसेंट की भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं, बेसिक साइंस के लिए है। इसके अलावा एडवांस लेवल की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर रवि पी अग्रहरी की बुक ले सकते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, जहाँ पर एडवांस लेवल पे आपके जो टॉपिक्स हैं इनको आपको कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा यदि आपने कोचिंग ज्वाइन की है, हमारे चैनल, हमारे एकेडमी को आपने ज्वाइन किया है, तो बेसिकली वहाँ पर मैंने साइंस एंड टेक के सभी पोर्शंस को पढ़ाया हुआ है, डिटेल से पढ़ाया हुआ है, उसके सभी पक्षों को वहाँ पर रखा हुआ है, साथ ही करंट की चीज़ों को लेकर भी चर्चा करता हुआ चीज़ें हैं। तो आप वो नोट्स जरूर वहाँ पर रिविजन करें, उसको पढ़ते रहिएगा। और जो भी बस आपको फिर अगर आपने वो पढ़ लिया है तो आपको बस नई चीज़ें जो भी डेवलपमेंट हो रही हैं, करंट जितना हो रहा है उतना आपको और पढ़ने की जरूरत है, बाकी आप अपने नोट्स को वहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं है, कोचिंग के नोट्स नहीं है, तो उनको किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को ध्यान देना है, कैसे पढ़ना है, उनकी चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, जो आपके पढ़ने का विषय वस्तु है उसके लिए हमने यहाँ पर देखा कि प्रश्न की प्रकृति कैसी है। प्रश्न की अगर आप प्रकृति को देखें तो मूलतः यहाँ पर कोई ऐसे प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिखाई देते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा को लेकर है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन को लेकर है, या फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर है, ऐसे क्वेश्चन वहां पर आपको बनते हुए दिखाई नहीं देते हैं। इनमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, वो मूलतः अंतर विषयक ही प्रश्न हैं, जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास, या नैनो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में विकास, या वैज्ञानिक योगदानों की चर्चा, या फिर बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर किए गए प्रयास, या फिर आप कहें कि होस्टिंग, क्लाउडिंग और स्टोरेज की प्रॉब्लम्स को लेकर चर्चा, या अंतरिक्ष अभियानों को लेकर मानव सहित अंतरिक्ष अभियानों की चर्चा क्यों नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मूलतः साइंस एंड टेक के अंतर विषय है, अर्थात उस विषय के अंतर्गत ही अलग अलग चीजों को जोड़कर इंटरलेट करता हुआ क्वेश्चन है। तो इसलिए आपके जो अध्ययन करने की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो तकनीकी है, और वो कैसी होगी, अंतर विषयक यहाँ पर, अर्थात विषय के अन्य अन्य पक्षों को ही वहां पर जोड़ना है, ना कि उसे बहुविषयक दूसरे प्रश्नों के साथ जोड़कर पढ़ना है। और ये हमें समझ में कैसे आया, अगर आपने यहाँ पर प्रश्नों की प्रकृति को नहीं समझा, प्रश्नों का विश्लेषण आपने नहीं किया होता, तो आपको पता ही नहीं चलता कि मुझे साइंस एंड टेक को पढ़ना कैसे है। और इसीलिए मैं यहाँ पर गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत इन सारी चीजों की चर्चा कर रहा हूं। दूसरा क्या है, मूलतः अंतर विषयक होने के साथ साथ करंट भी है, अर्थात जो भी प्रश्न बने हैं वो अंतर विषयक तो हैं, लेकिन पूछे क्यों गए और किस वर्ष में पूछे गए, उसका कारण क्या था, करंट में उसको किसी न किसी कारण उसका चर्चा में आना। इसलिए करंट के टॉपिक को हमेशा ध्यान में पढ़ेंगे। अब यहां पर पढ़ेंगे कैसे, तो इसको लेकर किसी भी टॉपिक को, मैंने मान लिया चलिए आपने पढ़ना शुरू किया, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का चैप्टर उठाया, उसको पढ़ना शुरू किया, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जो टॉपिक उठाएंगे, चैप्टर उठाएंगे, वहां पर कोई भी जो टॉपिक होगा उसके बारे में जब पढ़ेंगे, मान लीजिए आपने पढ़ना शुरू किया कि वहां पर इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के बारे में पढ़ना शुरू किया, ठीक है, तो वहां पर गगनयान हो गया, क्या हो गया, एक कार्यक्रम हो गया। गगनयान को यहाँ पर एक संगठन कौन है, इसरो यहाँ पर जुड़ा हुआ, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा गगनयान मिशन के कारण प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, उसकी चर्चा करनी है, लाभ क्या होंगे, उसको पढ़ना है, इस गगनयान मिशन में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उसकी चर्चा करनी है, इसका उद्देश्य क्या है, उसको अभी वहां पर पढ़ना है, और इसका क्या विस्तार किया जा सकता है, उसकी चर्चा करनी है। तो यहाँ पर क्या करना है,
एक ही लिया, हमने टॉपिक लिया, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लिया, उसके एक अंतर विषयक शब्द विषय लिया जिसमें गगनयान मिशन आया, और उससे संबंधित हर पक्षों की जानकारी ले ली, उसका प्रभाव, विस्तार, चर्चा, समस्या, लाभ, हानि, उद्देश्य सब, और उससे संबंधित संगठन, कार्यक्रमों की चर्चा हमने वहां पर कर ली। और उससे संबंधित जो भी करंट का टॉपिक आएगा वो भी हमें वहां पर पढ़ना है। तो हमने क्या किया, एक टॉपिक लिया अंतरिक्ष का, उसको कैसा पढ़ा, अंतर विषयक, अर्थात उसी में से एक टॉपिक लिया गगनयान मिशन। फिर उस गगनयान मिशन, कारण क्या है कि अभी हाल फिलहाल करंट का विषय है इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है, तो वहां पर उससे संबंधित टॉपिक लिए, और उसी टॉपिक को किन किन आधारों पर पढ़ना है, उसके प्रभाव, विस्तार, कार्यक्रम, समस्या, लाभ, उद्देश्य, हानि, संगठन, जो भी चीज हो सकती है उससे जुड़ी हुई उसके बारे में वहां पर हमें पढ़ना है। तो इस तरीके से आपके अध्ययन की रणनीति साइंस एंड टेक की ऐसी होनी चाहिए। एट द लास्ट कुछ चीजें आपको और करनी है। आप अध्ययन करने के पश्चात क्या करेंगे, कोई भी टॉपिक आप अध्ययन कर लेंगे, आपको समझ में आ गया तो आप क्या करेंगे, अपने नोट्स स्वयं के बनाएंगे। दूसरा क्या करेंगे, उन नोट्स का रिवीजन करेंगे। और तीसरा क्या करेंगे, जब आपने पढ़ लिया, समझ लिया, नोट्स बना लिया, रिवीजन कर लिया, उसके बाद आप प्रयास ये भी करें कि मेंस आंसर राइटिंग भी करें। उस विषय से पिछले 5 सालों में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको आप आंसर राइटिंग करिए। और अगर करंट का भी यहाँ पर कोई क्वेश्चन आपको बनता हुआ दिखाई देता है तो स्वयं बना सकते हैं या फिर कहीं वेबसाइट से ले सकते हैं। मैं खुद भी आपको टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर उपलब्ध कराता हूँ, तो वहाँ से आप वहाँ पर लेकर उसको लिख सकते हैं। तो वहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग भी आपको करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विषय वस्तु को देखा, पिछले 5 सालों में आए गए प्री और मेंस के क्वेश्चन का विश्लेषण किया। उस आधार पर हमने ये भी समझा कि यहाँ पर प्रश्न की प्रकृति कैसी है, इसको आप पढ़ने के लिए कौन से स्रोत अपना सकते हैं, और आपके पढ़ने की रणनीति क्या होगी, और पढ़ने की रणनीति के साथ साथ आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो इस तरीके से संपूर्ण विषय वस्तुओं की चर्चा करता हुआ ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। जल्दी ही हम एक नई तरीके की प्रक्रियागत स्थितियों को लेकर आएंगे और वहां पर बहुत सारी चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। फिलहाल गाइडेंस प्रोग्राम में हम पिछले 5 वर्षों के विश्लेषण के आधार पर सिलेबस को समझ रहे हैं, और उसके पश्चात हम यहाँ पर कुछ अन्य गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत ही चीजों की चर्चा करेंगे। जैसे आपके एक दैनिक दिनचर्या की चर्चा करेंगे कि आप सुबह से शाम तक की रणनीति कैसी होनी चाहिए, क्या आपकी, साथ ही साथ यहाँ पर वीकली क्या रणनीति होनी चाहिए, मंथली क्या होनी चाहिए और ईयरली क्या होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि आपको पढ़ना कैसे है, उससे संबंधित कुछ डेमो क्लासेस भी आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, जल्दी ही अन्य टॉपिक्स को लेकर भी हम चर्चा करेंगे सिलेबस के खत्म होने के पश्चात। तो वेट करें, इंतजार करें और यहाँ पर जुड़े रहें, रेगुलर रूप से यहाँ पर चीज़ों को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।